चलिए आइए शुरू करते हैं आज से अपनी क्लास को फिर से और बिल्कुल नए जोश के साथ और नए उत्साह के साथ। तो आइए बात करते हैं सीधा अपने पहले प्रश्न के बारे में। आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है दोस्तों, आइए बात करते हैं बिना किसी और बात की चर्चा करते हुए। जैसे कि प्रश्न में कहा जा रहा है कि बाल विकास निर्भर करता है वंशानुक्रम पर, वातावरण पर, ए और बी दोनों पर और परिवार के बालक के परिवार पर। तो बहुत ही प्यारा प्रश्न है, जल्दी से इसका आंसर आप लोग साझा करिए। बाल विकास निर्भर करता है, तो जल्दी से इसका आंसर आप लोग बता दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। मुझे लगता है कि बहुत सारे छात्र आंसर देने लगे हैं। बिल्कुल, जिन लोग आंसर दे रहे हैं सी उनका सही है, जो लोग आंसर सी दे रहे हैं वे लोग बिल्कुल राइट है। चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि सफल और प्रभावी शिक्षण के लिए आवश्यक क्या है। सफल और प्रभावी शिक्षण के लिए अगर देखा जाए तो क्या आवश्यक है, जल्दी से इसका आंसर शेयर करिए। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान, अपने वेतन का ज्ञान, और नेक्स्ट विकल्प कहता है सहकर्मी की योग्यताओं का ज्ञान और उक्त सभी का ज्ञान। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, जल्दी से इसका आंसर आप लोग बताइए कि सफल और प्रभावी शिक्षण के लिए आवश्यक है। तो जैसे कि बात करते हैं इसके आंसर के बारे में, जल्दी से आप लोग साझा करिए इसका आंसर। लगातार सभी छात्र आंसर दे रहे हैं, लगातार सभी छात्र आंसर दे रहे हैं। आज मैं किसी का नेम नहीं ले पाऊंगा क्योंकि मैं चाहता हूं कि आज केवल और केवल क्लास किया जाए और कल से आप सभी लोगों का नेम लिया जाएगा। चलिए बात करते हैं इसके आंसर के बारे में, तो इसका आंसर हो जाएगा पहला सही हो जाएगा। ठीक है, तो सफल और प्रभावी शिक्षण के लिए आवश्यक है व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखना चाहिए। मतलब अगर आप सफल और प्रभावी शिक्षण मतलब टीचिंग कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा हमें इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा भाई, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान रखना पड़ेगा। कौन बच्चा कितना सीख रहा है, कितना नहीं सीख पा रहा है, किसको कितना आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो हमें उसी के अकॉर्डिंग ध्यान में रखकर पढ़ाना होता है। नेक्स्ट बात करते हैं शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि कौन सी है। मतलब शैशवावस्था के लिए सबसे अच्छी टीचिंग मेथड क्या है, आप लोग जल्दी से इसका आंसर साझा करिए। मॉन्टेसरी विधि की बात करते हैं और दूसरा ऑप्शन कहता है खेल विधि, और तीसरा ऑप्शन कहता है किंडरगार्टन विधि, और चौथा ऑप्शन कहता है उक्त सभी। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, इसका आंसर जल्दी से दीजिए, आप लोग सोच समझ कर दीजिए। लेकिन बहुत सारे छात्र इसका आंसर देने लगे हैं, बहुत सारे छात्र आंसर देने लगे हैं। बिल्कुल इसी तरह से देते रहिए और जल्दी से लाइक वगैरह करते चलिए। चलिए बात करते हैं इसमें अगर देखा जाए तो सारी विधि जो है शैशवावस्था के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि मॉन्टेसरी विधि भी, खेल विधि भी और किंडरगार्टन विधि भी। आप लोग तो जानते थे दो विधि के बारे में, तो तीसरी विधि भी 100% सही है। ठीक है, चलिए आप बात कर लेते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न आपसे क्या चाह रहा है, अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि प्राथमिक स्तर की शिक्षा होनी चाहिए, प्राइमरी लेवल की शिक्षा होनी चाहिए, मूर्त जीवन से संबंधित रोचक उक्त सभी प्रकार के। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, जल्दी से इसका आंसर साझा करिए। और मुझे लगता है कि सारे छात्र इसका आंसर दे रहे हैं लगातार, बहुत सारे छात्र इसका आंसर लगातार दे रहे हैं। बस कुछ लोग थोड़ा से ज़्यादा सोच रहे हैं, मैंने बोला है कि बहुत कम सोचना, बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है, आराम से आपका आंसर सही हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं, इसका आंसर होना चाहिए, इसका आंसर होना चाहिए डी सही होना चाहिए साथ दोस्तों। तो इसका आंसर होना चाहिए डी सही होना चाहिए कि प्राथमिक लेवल पर अगर देखा जाए तो मूर्त शिक्षा भी होना चाहिए, बच्चों को दिखाकर पढ़ाना चाहिए, उनके जीवन से रिलेटेड होना चाहिए और ऐसा पढ़ाया जाए कि उन्हें उनके अंदर इंटरेस्ट जगे। मतलब प्राइमरी लेवल की शिक्षा यही होनी चाहिए और तो कुछ होनी ही नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्राथमिक स्तर के शिक्षा में होना चाहिए, प्राइमरी लेवल की शिक्षा में क्या होना चाहिए। सैद्धांतिक तथ्यों पर बल देना चाहिए, छात्र सक्रियता पर आधारित होना चाहिए, भाषणों पर जोर देना चाहिए, पाठ्य पुस्तक पर आधारित होना चाहिए। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, इसका आंसर आप लोग साझा करिए हमें। तो इसका आंसर जल्दी से आप लोग साझा करिए, इसका आंसर आप लोग जल्दी से साझा करिए। मुझे लगता है कि इसका आंसर हो जाएगा 20। चलिए जिन लोगों ने बी दिया है बिल्कुल वे लोग राइट है। चलिए आप बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि प्रारंभिक स्तर की शिक्षा में महत्व देना चाहिए, प्रारंभिक स्तर की शिक्षा में महत्व देना चाहिए समन्वय को, आर्थिक दशा को, शैक्षिक पक्ष को, उक्त सभी को। तो जल्दी से इसका आंसर आप लोग हमें बताइए कि प्रारंभिक स्तर की शिक्षा में महत्व देना चाहिए समन्वय को, आर्थिक दशा को और शैक्षिक पक्ष को। बहुत ही साधारण प्रश्न है, जल्दी से इसका उत्तर आप लोग साझा करिए। चलिए इसका आंसर हो जाएगा पहला सही। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा पहला सही इस बात।
चलिए, प्राइमरी लेवल की में शिक्षा को महत्व ये देना चाहिए भैया, समन्वय का कोऑर्डिनेशन होना बहुत ही ज़रूरी है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए, अब बात कर लेते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? करके सीखना किस अवस्था के लिए सबसे अच्छा है? सबसे अच्छा किसके लिए? लर्निंग बाय डूइंग की बात की जा रही है। कौन सी अवस्था के लिए सबसे बेहतर है? शैशवावस्था के लिए, बाल्यावस्था के लिए, किशोरावस्था के लिए? जल्दी से इसका आंसर साझा करिए, जल्दी से इसका आंसर साझा करिए। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी सही हो जाएगा। उक्त सभी के लिए करके सीखना किस अवस्था के लिए उपयुक्त है? तो शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था के लिए। चलिए, इसी के साथ बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति का विकास किया है। किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति का विकास किया है रॉस ने, रॉबिन ने, किलपैट्रिक ने, जॉन डीवी ने। बहुत सारे छात्रों को बहुत जल्दी से आंसर आने लगा है। बिल्कुल वे लोग सही हैं जो लोग आंसर लगा रहे हैं, ठीक है, जो सोच के बिल्कुल सही हैं। जल्दी से आंसर आप लोग शेयर करते चलिए। चलिए, बात कर लेते हैं इसके आंसर के बारे में। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी सही हो जाएगा। जिन छात्रों ने इसका आंसर बी दिया है वे लोग राइट हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए, आप लोग जल्दी से इसको याद भी करते चलिए। इसी के साथ बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि जीवन के सबसे महत्वपूर्ण काल किसे माना जाता है? तो जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल किसे माना जाता है? शैशवावस्था को, बाल्यावस्था को और किशोरावस्था को और प्रौढ़ावस्था को। जल्दी से इसका आंसर आप लोग साझा करते चलिए, जल्दी से इसका आंसर साझा करते चलिए, फटाफट आंसर साझा करते चलिए। आप सभी लोगों के आंसर का हमें इंतजार है और बहुत सारे छात्र आंसर देना शुरू कर दिए हैं। बिल्कुल जल्दी से आप लोग आंसर देते रहिए फटाफट, और जो भी आपका प्रोसेस है वो भी आप करते चलिए। बिल्कुल ए आंसर बहुत सारे छात्रों ने दिया है और वे लोग राइट है। बहुत सारे छात्रों ने ए आंसर दिया है, बिल्कुल वे लोग राइट हैं, बिल्कुल वे लोग राइट हैं। अब चलिए, बात कर लेते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कही गई है और किसने ऐसी बात कही है? एडलर ने, स्ट्रॉन्ग ने, गुड एनफ ने और क्रो एंड क्रो साहब ने। बताइए इसका आंसर क्या होगा? 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी किसने कहा हुआ है? एडलर ने, स्ट्रॉन्ग ने और गुड एनफ ने और क्रो एंड क्रो ने। जल्दी से इसका आंसर बताइए। आप सभी लोगों के आंसर का हमें इंतजार है और मुझे लगता है कि इसका आंसर आप लोग देने में बिल्कुल सक्षम हैं। चलिए, मैं बता देता हूँ इसके आंसर के बारे में। इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। बहुत सारे छात्रों ने गलत कर दिया और बहुत सारे छात्रों ने सही कर दिया है। इसी के साथ बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। ये प्रश्न बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों का सही हो जाएगा। शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल किसने माना हुआ है? क्रो एंड क्रो ने, एडलर ने, वाटसन ने, वैलेंटाइन ने। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, इसका आंसर आप लोग साझा करिए। शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा गया है, किसने माना है? कुल मिलाकर जल्दी से इसके आंसर साझा करिए। बहुत सारे छात्रों का आंसर आने लगा है और कुछ छात्र गलत लगा रहे हैं। बिल्कुल मैंने आपसे बोला है कि ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट दोस्तों, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। जीवन का अनोखा काल किस काल को कहा गया है? किस काल को अनोखा काल कहा गया है? किशोरावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था और शैशवावस्था। तो जल्दी से इसका आंसर शेयर करिए। जीवन का अनोखा काल किसे माना गया है? किशोरावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था और शैशवावस्था। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। तो मुझे लगता है कि इसका आंसर देने में आप सक्षम हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। बाल्यावस्था, जीवन का अनोखा काल किसे माना गया है? बाल्यावस्था को माना गया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए, इसी के साथ बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। किसने कहा है कि बाल्यावस्था वह समय है जब व्यक्ति के आधारभूत दृष्टिकोण, मूल्य और आदर्शों का बहुत सीमा तक निर्माण होता है? किसने कहा है कि बाल्यावस्था वह समय है जब व्यक्ति के आधारभूत दृष्टिकोण, मूल्य और आदर्शों का बहुत सीमा तक निर्माण होता है? पहला ऑप्शन कहता है एडलर, किलपैट्रिक और सॉल्सेनिक, और ब्लेयर, जोन्स या सिम्पसन की बात करते हैं। तो बहुत ही प्यारा प्रश्न है, इसका उत्तर साझा करिए, इसका उत्तर साझा करिए। मुझे लगता है कि इसका आंसर होना चाहिए डी। बहुत सारे छात्रों ने गलत कर दिया है, बिल्कुल ए नहीं होगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए, अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। तो जल्दी से इसका उत्तर साझा करिए आप लोग। शारीरिक विकास की गति किस अवस्था में न्यूनतम हो जाती है? मतलब शारीरिक डेवलपमेंट अगर देखा जाए, बॉडी डेवलपमेंट की गति कौन सी अवस्था में कम हो जाती है? थोड़ा से भ्रूणावस्था, किशोरावस्था और शैशवावस्था और बाल्यावस्था। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, इसका उत्तर आप लोग साझा करिए, इसका उत्तर आप लोग साझा करिए। जल्दी से इसका आंसर आप लोग हमें बताइए। आप सभी लोगों के आंसर का इंतजार है और बहुत सारे छात्र इसका आंसर देना प्रारंभ कर दिए हैं। बहुत सारे छात्र इसका आंसर देना प्रारंभ कर दिए हैं, बिल्कुल सही हैं आप लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा डी सही हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। इसी के साथ बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में।
अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 270, 206, 355 और 255। तो नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, जल्दी से इसका आंसर साझा करिए, जल्दी से इसका आंसर साझा करिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, चलिए मैं आपको बता देता हूँ, पहला सही। बहुत सारे छात्रों ने पहला लगाया है और वे लोग बिल्कुल राइट हैं। बहुत सारे छात्रों ने इसका आंसर पहला लगाया है, वे लोग बिल्कुल राइट है। अब आइए बात करते हैं पर्यावरण के कुछ प्रश्नों के बारे में। पर्यावरण में पूछा जा रहा है कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में अभ्यास एवं गतिविधियों को डैश उपलब्ध कराना चाहिए। पाठ के अंत में, प्रकरणों में, अंतःनिर्मित और पुस्तक में अलग अलग स्थानों पर और इकाई के अंत में। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जल्दी से इसका आंसर आप लोग साझा करिए, जल्दी से इसका आंसर साझा करिए। और बहुत सारे छात्र इसका आंसर दे रहे हैं, लेकिन वे लोग गलत भी हैं और सही भी हैं कुछ छात्र। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों, इसका आंसर हो जाएगा बी सही। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी सही हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में अभ्यास एवं गतिविधियों को उपलब्ध कराना चाहिए, प्रकरणों में अंतःनिर्मित, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, यानी कि चलिए इसको आप लोग पढ़ना चाहेंगे तो पढ़ लीजिएगा बाद में। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, पर्यावरण अध्ययन शिक्षकों को क्या बताता है, क्या करना चाहिए। पर्यावरण अध्ययन जो होता है शिक्षकों को क्या करने के लिए कहता है, विशेषतः पुस्तकों और परीक्षाओं पर ध्यान देना चाहिए। दूसरा ऑप्शन कहता है कि बच्चों के दृष्टिकोण को स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए। तीसरा ऑप्शन कहता है अभिभावकों के विचारों को स्वीकार करना और सम्मान चाहिए। और डी ऑप्शन कहता है विशेषतः प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए। विशेषतः अगर देखा जाए तो प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए। तो बहुत ही प्यारा प्रश्न है, जल्दी से इसका उत्तर आप लोग बताइए। बहुत सारे छात्र इसका आंसर दे रहे हैं लेकिन गलत है वे लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा सही, बी हो जाएगा। पर्यावरण अध्ययन अगर देखा जाए तो शिक्षकों को शिक्षा बच्चों के दृष्टिकोण को स्वीकार करने एवं सम्मान देने की बात कही जा रही है। तो इसमें कहा जा रहा है कि बाल केंद्रित शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षण की गतिविधियाँ बालक के व्यक्तिगत भिन्नताओं की रुचियों, भावनाओं, विचारों, मनोवृत्तियाँ आदि के अनुसार संचालित की जाती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, बालक को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का केंद्र माना जाता है और पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को बच्चों के दृष्टिकोण को स्वीकार और सम्मान देना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। प्राथमिक स्तर पर बच्चों का आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका का प्रयोग करना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर देखा जाए तो बच्चे को आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका का प्रयोग करना चाहिए। आवधिक परीक्षा और गृह कार्य, योगात्मक कार्य और पोर्टफोलियो। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, इसका आंसर आप लोग साझा करिए, जल्दी से इसका आंसर साझा करिए, बहुत जल्दी से इसका आंसर साझा करिए। चलिए इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों, डी सही हो जाएगा, पोर्टफोलियो, इस बात को ध्यान रखिएगा। प्राइमरी लेवल पर देखा जाए तो बच्चों को आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका पोर्टफोलियो, जिसमें बताया गया है कि एक तरीके से इसका आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका पोर्टफोलियो, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए इसी के साथ बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न आपसे किस प्रकार की अपेक्षाएं कर रहा है। अगला प्रश्न आपकी किस प्रकार की अपेक्षाएं आपसे कर रहा है। सीमा प्रत्येक पाठ को रटकर तुरंत सीख लेती है, जबकि लीना चर्चा एंड ब्रेन स्टॉर्मिंग यानी कि ब्रेन स्टॉर्मिंग के बाद प्रत्येक पाठ को समझती है और डैश के विकास के सिद्धांत की ओर संकेत करता है। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो जल्दी से इसका आंसर साझा करिए। व्यक्तिगत भिन्नताओं और सामान्य से विशिष्ट की ओर और निरंतरता और अंतः संबंध है। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, इसका उत्तर आप लोग साझा करिए। थोड़ा से कठिन प्रश्न आज मैं लेकर आया हूँ, मैं इसलिए लेकर आया हूँ ताकि आप लोगों को लगे कि हाँ क्वेश्चन बिल्कुल सही है और इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, मतलब आपको इस बात का एहसास हो जाए। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। आज मेरी ज़्यादा लंबी क्लास नहीं होगी, ठीक है, आज और लंबी क्लास नहीं होगी, बाकी कल से बिल्कुल आपकी क्लास जो होगी बिल्कुल लंबी होगी और एक तरीके से टाइम तक होगी, जितना टाइम हमने आपको बताया है। चलिए डैश के अलावा निम्नलिखित पर्यावरण अध्ययन की विधियां हैं, समस्या, सहयोगात्मक अधिगम, निर्देशित खोज और व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करने की। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, इसका उत्तर आप लोग साझा करिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। पर्यावरण अध्ययन की विधियों में अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करने। मतलब कहने का मतलब ये है कि व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करने के अतिरिक्त पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की अन्य विधियां हैं। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विषय को बच्चों के अनुभवी से जोड़ने और उन्हें सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है। चलिए अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न आपसे किस प्रकार की अपेक्षा कर रहा है, ठीक है, बस दो तीन प्रश्न और सॉल्व करेंगे आज बस।
पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना चाहिए। सही दिशा में विद्यार्थियों की ऊर्जा का सरलीकरण करने में और पाठ को आनंदमयी और रोचक बनाने में स्थानीय और वैश्विक स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने, कल्पना करने की योग्यता को बढ़ावा देने, शिक्षार्थियों में निहित भाषा एवं सांस्कृतिक विधियों का विविधताओं को रखने में। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, इस बात को जल्दी से इसका आंसर दीजिए। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, इसका आंसर जल्दी से आप लोग दीजिए। मुझे लगता है कि इसका आंसर आप लोग दे सकते हैं थे, लेकिन आप लोगों ने सही नहीं दिया कुछ लोगों ने, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि स्थानीय एवं वैश्विक स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता को बढ़ावा देने की बात कही जा रही है। अब बात कर लेते हैं आज के लास्ट प्रश्न के बारे में। डिसलेक्सिया मुख्यतः की समस्या के साथ संबंधित है, बोलने और सुनने, पढ़ने और सुनने। जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। बहुत सारे छात्रों ने इसका आंसर देना शुरू कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल राइट है, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट, सी विल बी राइट। दोस्तों इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आज की क्लास को यहीं पर स्थगित करते हैं। अभी तो वैसे हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन थे, लेकिन थोड़ा से आज मेरा मन कर रहा है कि बस इतना ही पढ़ाना चाहिए। ठीक है, बाकी कल से क्लास बिल्कुल टाइम से चलेंगे और बिल्कुल लास्ट तक चलेंगे। ठीक है, चलिए आज की क्लास को यहीं पर स्थगित करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर ऑल ऑफ यू।